जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जितना दिन भी आपका बचा हुआ है कोशिश करें कि एक्सटेंसिव स्टडी करें। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है कि कम समय में मैक्सिमम चीज को रिवीजन करना है। अभी जो ये आपका फाइनल समय है, कोई भी फील्ड पे नहीं जाएंगे। दूसरा, अपने आप को बचा के रखेंगे किसी भी उस चीज से जिससे आपको मेंटली या फिजिकली हर्ट हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मैं फिर से कहता हूं, दरोगा का एग्जाम दो, बिहार पुलिस का एग्जाम दो। अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग बेसिक्स भी अगर है तो आप इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे। दरोगा में मेरिट बन जाएगा और आपका इसमें प्री इजीली निकल जाएगा। टारगेट था कि हमारा 70 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है बिहार पुलिस वाले एग्जाम में, तो उसमें 10 क्वेश्चंस आपका ये है जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और पहले ये कोशिश करना है कि पहले खुद में ट्राई करूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेंगे इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, जहां कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस है मैं वो भी आपको बताते हुए चलूंगा। टाइम इनफ है आपके पास, तो 10 में 10 आपको लाना है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ठीक है, और एक्सटेंसिव स्टडी करना है। अगर आप कहीं लाइव वीडियो देख रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, रात को देखें और लाइव ना देखें, उसको 2x के स्पीड से देखें, क्योंकि लाइव वाले जितने भी हैं उनका टारगेट है, ठीक है, कि वो लाइव चलाएंगे उतना सब्सक्राइबर गेन होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि कम समय में मैक्सिमम आपका आउटपुट आप निकालो। स्टार्ट करते हैं, चलिए। और जो PYQ एनालिसिस है वो आपको करवा दिया गया, टोटल 11 घंटे का। ठीक है, उसका फोल्डर अलग है GS वाला, उसका PDF के लिए आप नीचे लिंक है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, और एक बार हम ये भी बता देते हैं, जो क्वेश्चंस अगर हम लोग मैथमेटिक्स को देखें पूरी तरीके से, कुछ आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे, बस सीरीज वाला अगर आप करके जाना, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा लास्ट जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चंस आए। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए कि अगर हम लोग मैथ्स को देखते तो पढ़ना क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? तो 160 प्लस क्वेश्चन हमने निकाल दिया है पूरा का पूरा। अगर आप मैथ्स को अगर देखोगे, ठीक है, तो अगर अर्थमेटिक का बात करते हैं तो परसेंटेज का यूज करके, परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, परसेंटेज का यूज करके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये चारों से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। परसेंटेज को यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। साथ ही आपको रेशियो से क्वेश्चंस थे। आपको 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है किसी सेट में आएगा, किसी सेट में नहीं आएगा, एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हमने लिया है। प्रोबेबिलिटी, दरोगा का डायरेक्ट जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो इसमें भी प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद आते हैं ट्रिगो के क्वेश्चंस, ट्रिगो के भी क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ आपका अलजेब्रा के क्वेश्चंस। और अगर एडवांस मैथ्स का अगर हम लोग फिगर वाला बात करें तो आपका बेसिकली जितने भी थे, मेंसुरेशन हो चाहे आपका ज्योमेट्री हो, सब फॉर्मूला बेस्ड रहता है। तो उसका हम अलग सीट हम बना दिए हैं PYQ के हिसाब से, तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। टारगेट क्या है? टारगेट है कि 10 में से 10 आपको लाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, और बहुत ही बेसिक से मैं करूंगा ताकि, क्योंकि आपके पास टाइम है, वहां एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। देखिए, एक किसी कार्य को पहले खुद कोशिश करना है कि ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम वाले। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल मतलब उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। तो बी वही कार्य कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। देखिए, एक कंसेप्ट बस आपको यहां पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट? कि जो आपका इफिशिएंसी होता है, इफिशिएंसी जो होता है, क्षमता जो होता है, वो हमेशा इन्वर्स होता है आपका कार्य समय का, मतलब नंबर ऑफ डेज का। मान लीजिए कि मेरा जो क्षमता है, ठीक है, वो आपसे ज्यादा है, ठीक है, किसी काम को करने में, तो हम उसी काम को कम समय में करेंगे आपके कंपेयर में, ठीक है। तो जो क्षमता जो होता है, किसी के कार्य करने का क्षमता, वो हमेशा कार्य में जितना दिन लगेगा उसका उल्टा होता है। अगर मेरा क्षमता ज्यादा है तो मैं कम समय में करूंगा, और अगर आपका क्षमता कम है तो आप ज्यादा समय में करोगे। बस वही कंसेप्ट आपको यही लगाना है। अब देखिए, हमेशा याद रखें कंसेप्ट सेम रहेगा। पूरा PDF आपको दिया जाएगा, जो सॉल्यूशंस देगा उसको आप लिख लेना, उसको बस रिवीजन करके आप चले जाना, 10 में 10 आपका आ जाएगा। अब देखिए, हम यहां लिखते हैं आपका A, यहां लिखते हैं हम आपका B। सबसे पहले हमने लिखा एफिशिएंसी, मतलब किसका कितना एफिशिएंसी है। अगर मैं लिखता हूं A का एफिशिएंसी अगर 100 है तो B का कितना होगा? मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, आप एग्जाम में फास्ट कर पाओगे, 160 होगा। क्यों? क्योंकि 60% वो ज्यादा मतलब कुशल है वो। अगर इसका एफिशिएंसी 100 है तो इसका कितना है? 160 है।
तो अगर मैं बोलूं कि समय कितना लगेगा इन दोनों को, तो समय का अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया, इसको 160 दिन लगेगा और इसको जो है बी को 100 दिन लगेगा। अगर मैं इसको काटता हूं, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये 4 टाइम, 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है, और 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये रेशियो में आ गया कि कितना समय लेगा। ये क्या है, डेज है, कितना समय लेगा, और ये क्या है, आपका इफिशिएंसी है, कितना क्षमता है उसका। अब देखो ए का मुझे दिया हुआ है कि वो 12 दिन लेता है, पर मुझे यहाँ कितना आया है, यहाँ कितना है, 8 आया है। तो 8 मतलब है 12, मतलब ये इसका कितना गुना है, तो आप देखोगे इसका 1.5 गुना है, मतलब इसका 1.5 गुना है, ठीक है। 8 का 1.5 गुना निकालोगे तो आपका ये 12 आ जाएगा। तो सिंपल इसको भी आप क्या करोगे, क्योंकि मुझे ए का दिया हुआ है कि ए जो है उस काम को 12 दिन में करता है, और रेशियो में, अनुपात में हमने यहाँ निकाला है कि 8 आया है, ये 8 दिन में काम करता है, ये 5 दिन में। 8 का वैल्यू मुझे 12 दिया हुआ है, तो 8 का कितना गुना है, 12, तो 1.5 गुना है, तो ये 5 इसका कितना हो जाएगा, 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल है, देखिए 1 गुना 5 और 0.5 करोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7.5। आंसर भी हमने यहाँ लिख दिया है, ताकि आप जब पीडीएफ, इसको मैं सही कर दूंगा, पीडीएफ जब आप रखोगे तो आपको पता हो, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको नीचे रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 7.5। तो पहला कंसेप्ट आपने क्या समझा, इस कंसेप्ट पे अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका इफिशियंसी होता है वो हमेशा उल्टा होता है आपका नंबर ऑफ डेज। अगर मेरा इफिशियंसी ज्यादा है तो मैं कम समय में काम कर लूंगा, और अगर मेरा इफिशियंसी कम है तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा। वही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया। इफिशियंसी हमें दिया हुआ था कि बी जो है ए से कितना है, 60% ज़्यादा इफिशियंट है। तो अगर इसका इफिशियंसी 100 है तो इसका मैंने 100। इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, बट मैं अभी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वहाँ समय रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या कैट का एग्जाम दे रहे हो कि बहुत फास्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेम, ये भी आपका टाइम एंड वर्क पे है, ठीक है। और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हम सब करेंगे, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपके यहाँ हम लेके आए हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, ए अकेले 12 दिन में। देखो सब टाइप के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हो, आपका अलजेब्रा के आपका जो इक्वेशन फॉर्म करने आता है, बाइनोमियल वाला, वो सब टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 6 दिन में, तो सी उसको कितने दिन में करेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बस आप देख लो एक बार, मैं जल्दी से मैं टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फिर चेंज होने लगे। मान ली किसी ए है यहाँ, ठीक है, बी है, और फिर से क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। माना गया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है, और ए बी सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो यहां दिया हुआ है कि ए बी सी जो है, ए बी सी इसी काम को आपका 3 दिन में करते हैं। निकालना क्या है कि सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ये जब हमने लिख लिया तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क क्या होता है, ये 12, 6 और 3 का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ 12 ले सकते हो, तो ये जो होगा, और ये 12 आपका एलसीएम हो गया, जो कि आपका टोटल वर्क होता है, पूरा काम कितना है, तो 12 एलसीएम हमने ले लिया यहाँ। अब वन डे वर्क मतलब एक दिन का काम, ए का कितना होगा, तो 12 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। फिर से बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 12 को, ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ देखो, ए का एक दिन का काम इतना है, बी का एक दिन का काम 2 है, और टोटल ए बी सी का एक दिन का काम 4 है। तो आप सिंपल सी बात है, जब ए बी का काम इतना है और ए बी सी का काम इतना है, तो सी मुझे यहाँ नहीं निकल जाएगा, तो सी का भी जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, तो सी का जो एक दिन का काम होगा ये 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक दिन का काम इसका 1 है, एक दिन में कितना करता है, 1 काम करता है। तो सिंपल है, तो फिर से आपका टोटल काम कितना है, यहाँ 12 है, कितना है, टोटल 12 है। तो एक दिन का काम इसका 1 है, तो 12 जो टोटल काम इसको कितने दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12, ठीक है। बेसिक था क्वेश्चन, बस आपको यहाँ
टोटल वर्क निकालना है, वन डे वर्क निकालना है। ए बी का मुझे दिया हुआ था, क्योंकि मुझे टोटल यहाँ निकल गया ए बी सी का, तीनों का एक दिन का काम 4 है, तो सी का एक दिन का काम कितना निकला, 1 निकला, और टोटल काम कितना है 12। तो एक दिन में ये 1 यूनिट काम करता है, तो ये 12 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक था ये क्वेश्चन। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा गया, तो इसमें जो मैं बताऊं उतना बस अभी आप याद रखना, ठीक है। यहां बताया गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हुज रूट्स आर इतना इतना, आपका मूल दिया, रूट्स मतलब होता है मूल, तो मूल आपका इतना दिया हुआ है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। अब कुछ पॉइंट्स यहां ध्यान दो। देखो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे, और स्पेशली बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब होता है जिसका पावर 2 रहेगा, यहां देखो जितना है सबका पावर 2 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब आपका द्विसंग है, मतलब इसमें डबल पावर है। अब याद रखना, कोई भी बाइनोमियल इक्वेशन होगा तो उसका बेसिक जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहला ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, कि किस कंडीशन के लिए, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म नहीं किया जा सकता है बाइनोमियल इक्वेशन। तो याद रखा, जब भी बाइनोमियल का बात करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें, ठीक है, क्या बात करें, समीकरण का बात करें, बट वहां बाइनोमियल लिखा हो, बाइनोमियल मतलब क्या है, पावर 2 है, ठीक है, तो किस कंडीशन के लिए इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, कि आपका समीकरण फॉर्म नहीं हो सकता है, जब आपका उस इक्वेशन में a इक्वल टू 0 होगा। अब मान लो कि अगर मैं यहां जो है ये 6 है, 6 को अगर मैं 0 कर देता हूं, तो ये वाला लाइन तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या ये बाइनोमियल इक्वेशन बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि x का पावर 2 रहेगा, तभी वो बाइनोमियल फॉर्म रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस कंडीशन के लिए, ठीक है, आपका जो ये इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकता, पावर 2 वाला इक्वेशन मतलब बाइनोमियल इक्वेशन, तो a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बेसिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और आपको याद रखना है, कौन सा, आप उसको ध्यान से सुनिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, तो ये मूल है, रूट्स है, x पे पावर 2 है, मतलब इसका रूट्स कितना होगा, 2 रूट्स होगा, 2 मूल होगा, ठीक है। अब ये वाला चीज आप पक्का याद रखना, ये और सबसे ये जब मैं रूट्स के मतलब मूल को यूज करके, रूट्स को यूज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे बेसिक वाला इक्वेशन जो होता है इसका ऐसे होता है। इसका कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम, मैं वो भी बताते हुए चलूंगा, बस अभी इतना समझ के चलो कि अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये है आपका सम ऑफ द रूट्स, मतलब मूल का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब रूट्स का गुणनखंड, ठीक है। अब इसका भी आपका फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। देखो ये जो अल्फा प्लस जो बीटा होता है, इसको निकालने के लिए अगर आपको बोलेगा कि आपका सम ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स का योग बताओ, तो अल्फा प्लस जो आपका बीटा होता है वो होता है -b/a। अब ये b/a कहां से आएगा, ये वाला इक्वेशन से। तो मान लीजिए अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला जितना भी इक्वेशन है आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है और अगर आपको बोलेगा रूट्स निकालने बोलेगा, यहां रूट्स दिया हुआ है, रूट्स यहां दिया हुआ है, आपको इक्वेशन पूछा है, ठीक है, हो सकता है आपको ये इक्वेशन दे दे और रूट्स पूछ ले, दोनों आपको समझ के रखना है। यहां क्या है, रूट्स दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है और इक्वेशन हमें पूछ लिया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको रूट्स दे दे और इक्वेशन पूछ ले, ठीक है। अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, ये होता है आपका c/a। और ये कहां से आया, CABA, तो आपका ये इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो है ये आपका इस टाइप का इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको, अब अगर मुझे दिया हुआ है रूट्स दिया हुआ और मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग यूज करेंगे, इस वाले को। क्यों इस वाले को यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये रूट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस हम लोग बीटा निकालते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा मान लीजिए ये है और बीटा आप मान लीजिए ये है, तो अल्फा प्लस अगर हम लोग बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3,
ये आएगा 1/2 प्लस 1/3 आएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आपका 3 आएगा और ऊपर यहाँ 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा जो हो गया 5/6 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, क्या अल्फा इंटू बीटा मैंने क्या बोला, C/A होता है, तो C/A होता है, तो सिंपल है C/A होता है, अल्फा इंटू क्या होता है, C/A होता है। बट मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, ये अल्फा यहाँ है और बीटा यहाँ है, तो मैंने क्या कर दिया 1/2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो गया 1/6। बस सिंपल है, मुझे बस दो चीज मुझे पता होना चाहिए। एक मुझे ये पता होना चाहिए जब मुझे इक्वेशन बनाने के लिए देगा तो मेरा रूट्स अगर दिया हुआ है तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। और मान लीजिए कि हमें रूट्स नहीं दिया हुआ है, जैसे भी वो बोलेगा आपका जो फॉर्म होगा ये चीज यहीं से बनेगा। तो अब देखो हमने क्या निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब बस हम ये वाला इक्वेशन में इसको डाल दिए, बहुत ही ईजी है, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। अब देखो अगर इस इक्वेशन में हम लोग डालते हैं तो एक्स का x² आएगा, ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5/6 आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ x आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम नीचे 6 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा इक्वेशन आ गया, 6x² माइनस 5x प्लस 1, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1, तो ये वाला जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। याद क्या रखना है, इतना बस इतना ही याद रखना है, ये दो चीज, एक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और a b c का वैल्यू, जैसे कि अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ a का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, b का वैल्यू कितना होगा यहाँ -5 होगा और c का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब मान लो एक चीज में आपको, ये तो आप चीज समझ गए होगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होगे। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, मान लो कि आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपको बोलेगा कि सम ऑफ द रूट्स निकालो, मतलब मूल निकालो, ठीक है, मूल निकालो मतलब आपका सम ऑफ द रूट्स निकालो, रूट्स का सम निकालो और रूट्स का गुणनखंड निकालो, सम ऑफ द रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। तो सम ऑफ द रूट्स का मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है l इंटू बी माइनस ये आपका c/a। ये कहां से आया, तो मैंने अभी आपको समझाया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये मेरा बेसिक इक्वेशन है बाइनोमियल का, यहां से। अब देखो, अब मैं ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लग रहा है कि नहीं। अगर मुझे का माइनस b/a निकालना है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस, और यहाँ क्या ये माइनस ही है तो -5 कर दूंगा, और a क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा 5/6। जस्ट अभी मैंने इससे पहले किया था, देखो सेटिस्फाइड हो गया यहाँ। वही अगर मुझेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या होगा c/a, c कितना है 1 और a कितना है आपका 6, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, अगर पूछेगा कि सम ऑफ द रूट्स निकालो या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल दोगे। या आपको दिया होगा कि ये दोनों दिया होगा और आपको बोलेगा कि इक्वेशन बनाओ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा बताया था कि x², ठीक है, आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। तो बस इतना ही समझना है इसमें, इसका आगे ये समझ गए हो तो आगे अभी देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाओगे। उसका बाद है ये अगला क्वेश्चन है, देखिए अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, बस दो चीज मुझे समझाना है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ठीक है। देखो एक है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 840 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, बट ये मिनट में पूछा है, सिंपल सा है। देखो कुछ नहीं है, स्पीड आपको क्या लगता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, मतलब जो आपका जो चाल होता है वो समय बाय दूरी होता है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है।
तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, मतलब दूरी बाय आपका चाल हो जाएगा। दूरी कितना है मेरा, आपका कितना है 840, ठीक है, और आपका चाल कितना है 80, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिमाग रखो कि जो भी यहाँ जो आएगा, क्योंकि ये क्या है किलोमीटर पर आवर है और ये क्या है किलोमीटर में, तो जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, वो आवर में आएगा। बट इसने पूछा क्या है, मिनट में पूछा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 60, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जैसे ही काटोगे आपका जो इसका आंसर आएगा ये आएगा आपका 630 मिनट, ठीक है। टाइम बचाना इसलिए मैंने आपको समझा दिया करना कैसे। जब भी इस टाइप का है बस 60 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका मिनट में आ जाएगा। अब देखो, अब जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, डाइस का मैं समझा रहा हूँ, ये 2 डाइस वाला पूछा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, ये डाई स्टोन ट्वाइस, ठीक है, डाइस वाला पूछा हुआ है, डाइस जो ये सेम दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा। डाइस मतलब समझ रहे हो ना, आपका जो पासा जो फेंकते हैं 1 से लेके 6 तक लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, अगर एक बार उछाला जाता तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा हो गया तो इजी रहता। यहाँ 2 बार उछाला है, एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों पर विषम संख्या, मतलब दोनों पर दो आपने जो लूडो खेलते हैं 2 आपने ऊपर उछाला और दोनों पे विषम आने का मतलब आपका ऑड आने का संभावना क्या है, प्रयोगता क्या है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या है पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एक चीज देखोगे, अगर मैं चाह रहा हूं कि आपको उस चीज को मैं दिखाऊं यहाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे, सबसे पहले इसमें कितने सारे, जब दो डाइस, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, 2 डाइस अगर थ्रो करते हैं, अगर हो पाता तो मैं आपको यहाँ दिखाता, शायद 1 मिनट रुको। चलिए कोई बात नहीं, डाइस वाला नहीं लगा है। देखिए अगर 2 डाइस अगर ऐसे थ्रो करते हो, 2 छक्का जो होता है इस तरीके से थ्रो करते हो, ठीक है, तो उसमें कितना पॉसिबिलिटी होता है। सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो कि जो पहला है उस पर 1 आ सकता है, ठीक है, दूसरे पे क्या आ सकता है 1 आ सकता है। पहला जो है उस पर 1 ही मानो, 1 पे 1 आया, फिर दूसरे पे 2 3 इस तरीके से जाएगा, 1 से लेके 6 तक आएगा। देखो अब कंडीशन क्या बोला है, ठीक है, कंडीशन क्या बोला है मैं वो आपको दिखाता हूं। देखो यहां कंडीशन बोला है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों पर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं कि जो पहला वाला है उस पे 1 आया है, ठीक है, और मानते हैं कि दूसरे वाले पे भी 1 आया, तो ये एक कंडीशन हो सकता है। पहला वाले पे 1 ही है और दूसरे वाले पे क्या है 3 है, 2 नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। फिर पहले वाले पे 1 ही है और दूसरे वाले पे क्या है 4 नहीं हो सकता, 5 होगा, ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गया, ठीक है। अब मानते हैं कि जो पहला वाला है उस पे 2 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए। तो मान लीजिए दूसरा वाला पे 3 है, पहले वाले पे 1 आ गया, मान लीजिए पहले वाले पे 3 है और दूसरे वाले पे मान लीजिए कि आपका क्या आ गया 3 ही आ गया, क्योंकि 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों पे विषम होना है, ठीक है। और फिर पहले वाले पे 3 ही है और दूसरे वाले पे मान लीजिए 5 आ गया, ये हो गया। अब 1 आएगा 3 आएगा, क्या 4 आएगा, पहले वाले पे 4 हम कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सम संख्या हो जाएगा, तो 5 मानेंगे। तो 5 आ सकता है पहले पे और दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे आपका क्या आ सकता है, आपका 3 आ सकता है, पहले पे 5 आ सकता है, ठीक है, और दूसरे पे 5 ही आ सकता है, तो ये भी रहेगा। ये सब क्या हो गए आपके विषम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोलोगे सर 6 भी ले सकते हैं, तो 6 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 क्या है, क्या हम पहले पे 6 ले सकते हैं 6 1 इस तरीके से नहीं, क्योंकि 6 क्या है आपका सम संख्या है, क्या है आपका सम संख्या है। तो ये टोटल जो आपका कंडीशन बनता है ये 36 कंडीशन बनता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी याद रखना टोटल कंडीशन कितना होगा। इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ, देखो कैसे होता है ना, मान लो कि यहाँ 1 है तो 1 आया, फिर 1 है तो 2 आया, फिर से 1 है तो 3 आया, 1 है तो फिर 4 आया, फिर से 1 है तो 5 आया, फिर से 1 है तो फिर से 6 आया, फिर से दूसरे पे क्या आता है तो 2 है तो 1 आया, 2 है तो 2 आया। इस तरीके से लिखोगे ना तो टोटल 36 होता है। ये अच्छे से आपको पढ़ाया गया, टोटल 36 आपका कितना बनता है कंडीशन बनता है। तो टोटल कंडीशन जो है मेरा यहाँ 36 है, ठीक है, 36 है। इसको अगर एक और वीडियो अगर हम करेंगे तो इसको मैं अच्छे से करूंगा,
बाकी अभी तो मैंने अच्छे से यहाँ आपको करिए। तो टोटल कंडीशन 36 है और हमारा जो फेवरेबल कंडीशन है कितना है, 9 है, 9 है। तो 9/36, तो इसको काटोगे तो 1/4 आएगा। अब देखो इस पे जो ये डाइस वाला है ना, इस पे बहुत सारे, ठीक है, इस पे ना बहुत सारे चीज पूछे जाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि वो चीज आपको दिखा दूं, वो कंडीशन वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 जो होगा इसका आंसर। अब जरूरी नहीं है कि अगले बार यही पूछेगा, आपको बस दिमाग में ये पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि करना कैसे है। अगर इसमें हुआ तो मैं आपको डाइस वाला दिखाता। चलिए डाइस वाला इसमें नहीं था, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली बार ये चीज आप समझ के रखो, टोटल कंडीशन कितना होगा आपका, 36 कंडीशन होगा। क्या मैं इसको लिख के ही दिखा दूं, एक बार आपको लिख के ही दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको ये कंडीशन ही आपका सॉल्व हो जाए। देखिए जब भी हम 2 डाइस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा और 1 6 होगा। इस तरीके से कंडीशन होगा 1 से लेके 6 तक। पहला पे अगर 1 है दूसरे पे 1 हो सकता है, पहला पे 1 है दूसरे पे 2 हो सकता है, पहला पे 1 है। आपको ये क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 होगा तो या आप लिख लेना, ठीक है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। 1 होगा तो 3 होगा, 1 होगा तो 4, इसी प्रकार से इस तरीके से आएगा लास्ट तक, ठीक है। और लास्ट में 6 क्या होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे से 6 पे 1 होगा, ठीक है, 6 पे 2 होगा, ठीक है, 6 पे 3 होगा, 6 पे 4 होगा, 6 पे 5 होगा और 6 पे 6 होगा। तो टोटल जो कंडीशन होगा देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल 6 है और 6 बार आया है तो कितना, 36 कंडीशन होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना ऐसा चांसेस है कि दोनों पे आपका 6 आ जाए, कितना ऐसा चांसेस है कि दोनों छक्का पे 6 आ जाए, मतलब दोनों डाइस पे 6 आ जाए। एक ही ऐसा कंडीशन होगा, ये देखो यहां एक ही ऐसा कंडीशन है दोनों पे 6 है, ठीक है, दोनों पे 6 एक ही ऐसा कंडीशन है। तो बाकी आप कहीं भी देखोगे कहीं भी तो इसका 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 36/1/36, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन आपके फॉर्म किए जा सकते हैं, आपको ये समझ के रखना है। बाकी आपको समझाया गया अगर आप दरोगा वाले कोर्स में हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया, इसका आया 1/4। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद है ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। आप ध्यान से देखो इसको, A can do a work in 40 days, B in 60 days, ठीक है। In how many days will they complete half of the work together? क्या बोल रहा है कि A किसी कार्य को 40 दिन में, B उसी कार्य को 60 दिन में, और दोनों मिलकर, ठीक है, उसी काम के आधा को कितने समय में कर लेंगे, ये पूछा गया है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे। जब भी देखो एक हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना, मान लीजिए कि ए किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है, बी किसी काम को उसी को y दिन में करता है। तो अगर मैं पूछूं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछेंगे कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमेशा याद रखना ये होगा x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। सेम कंसेप्ट हम लोग यहां यूज करेंगे, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। ए किसी काम को x दिन में करता है, y किसी काम को, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और भी तरीका है बट ये इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। अब यहां बोला कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इसका आधा कार्य को कितने दिन में कर। अगर वो पूछता कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये चीज लेते, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 कर देते। तो 0 से 0 करता, 0 से 0 करता, ये आता 24। तो पूरे काम को वो दोनों मिलकर 24 दिन में कर लेते। तो सिंपल सी बात है, इसके आधे को कितने में करेंगे, तो आधे को करेंगे 12 दिन में। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी है। बाकी आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो कि ए 40 दिन में करता है, बी आपका 60 दिन में, मैंने अभी बताया था ना, ए इसको 40 दिन में करता है, बी इसको कितना है 60 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेगो तो 120 हो जाएगा,
एक दिन का काम कितना आएगा इसका ए का, तो 3 आ जाएगा। एक बी का एक दिन का काम कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो तो एक दिन का काम, ठीक है, ए और बी का 5 है, ठीक है, तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो 120 में यहाँ लिख दूंगा, यहाँ में 5 लिख दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 दिन में पूरा काम कर देंगे। पूछा कितना है, आधा काम, तो 12 दिन में। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये आपके ऊपर है, इसमें कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो आपका नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस थे, बेसिक आपका नंबर का समझ होना चाहिए और बेसिक क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा। रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखना q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो पॉइंट के बाद क्या हो, जैसे कि 0.32 इतना के बाद वो रुक जाए, तभी ना आप इसको 32/, ठीक है, 100 लिख सकते हो। और मान लो कोई नंबर है कि 0.3231 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो क्या इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो सिंपल यही है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए और q वहां नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब कुछ पॉइंट याद रखना, कोई भी नंबर जो रूट में है, ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, तो ये जितने नंबर है ये सब रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये सब इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसको जब आप रूट से निकालोगे तो ये कटेगा नहीं, एकदम बढ़ते हुए जाएगा। इसको p/q के फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं। तो रूट में जितने, जैसे कि √4 लिखते हैं, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये तो √4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है √4 अगर हम लोग बोले। बट याद रखिएगा, जो बाहर नहीं आ सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते, वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जैसे कि पाई हम लोग लिखते हैं 22/7, बट याद रखना ये ओरिजिनल इसका वैल्यू लिखोगे तो 14 पॉइंट ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाएगा वो, ठीक है। तो पाई भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है कि √3 √5 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या आपको बताना है। क्या, √3 और √5 के बीच में। ऐसे इसको करने का बहुत तरीका है, ठीक है, बट अगर आपको पता है √3 का वैल्यू कितना आता है, तो 1.7 कुछ आएगा, और इसका जो है 5 का जो है 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इसको मैं निकालने सिखाऊं, कैसे करते हैं, देखिए इसको मैं निकालने सिखाता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको वैल्यू याद नहीं है, तो इसको कैसे करना है, देखिए, तो √3 है ना, चलो इसको अभी इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी बस इतना याद रखना, चलो बता ही देते हैं। देखिए √3 है ना, तो आप क्या करना है, इसको कुछ ऐसा नंबर लेना जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको 4 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 4 का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस, ये 1 है तो इसको 1 लिखोगे, और इसको जो है यहाँ डबल करके लिख दोगे, ठीक है। तो 2 - 1.4 अगर लिखोगे तो ये 1.7 कुछ आएगा, ठीक है। और अगर इसको आप लिखते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ लिखोगे 1/4, तो ये प्लस करके लिखोगे तो 2.2 कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये 1.7 आएगा, ये 0.25 आएगा, तो 0.25 या इसको 2.3 भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात, अगर ऑप्शन देखोगे तो 1.7 से 2.3 के बीच में निकालना है, √3 से √5, तो क्या ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 3 ज़्यादा, क्या 4 होगा, ये भी नहीं होगा, क्या 2 होगा, तो 2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 2 इसका होगा। आप कभी भी बोले तो इस तरीके से निकाल लेना, जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए आज जो भी आपके एडवांस के क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली फॉर्मूला पे थे, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक बेलन, ये भी एक बेलन है, ठीक है, ये भी एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। तो एक बेलन का व्यास मतलब होता है डायमीटर 1.4 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। यदि उस 50 बार इसको, ये भी एक बेलन ही है, ठीक है, तो ऐसे 50 बार इसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है।
तो वह कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोला हूं, जो मैं बोला हूं बस उतना करके जाना। अगर हम लोग एडवांस का बात करें, चाहे ज्योमेट्री का चाहे मेंसुरेशन का, बस फॉर्मूला है आपका। अगर हम लोग बेलन का बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, इसका जो आपका दो एरिया होता है, एक तो होता है इसका क्या होता है, कट सरफेस एरिया, बस इतना इतना। तो बेलन को घुमाया है, बेलन को घुमाया है, मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना ही एरिया हमें चाहिए होगा, इतना। तो क्या है, ये कर्ड सरफेस एरिया है इसका, ठीक है। तो जो बेलन का कर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h। और अगर इसका बोले कि टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल अगर बात करें, ये क्या है, कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे तो ये क्या होगा, ये तो होगा ही 2πr/h प्लस, अब देखो हमने ये वाला पोर्शंस लिया है, क्या लिया हमने, ये वाला, ये चारों इस तरीके से लिया, ये क्या है, कट सरफेस। और टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो ऊपर वाला भाग भी आएगा और ये नीचे वाला भाग भी आएगा, मतलब ऊपर वाला ये सर्कल और नीचे वाला भी सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2πr², ये क्या है, वृत्त का क्या होता है, एरिया होता है। तो इसको आप ले सकते हो, इसको लिखोगे 2πr, यहाँ आप कॉमन लिखोगे और अंदर में लिखोगे h+r। फॉर्मूला लिख लेना, ये होता है कट सरफेस एरिया का, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का। हमें यहाँ का पूछा है, सिर्फ इसको ऐसे ऐसे घुमाया है, मतलब कट सरफेस एरिया का बात किया है। तो कट सरफेस एरिया हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 × 22/7, ठीक है। उसके बाद r, 2πr, r मतलब रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 1.4। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 14/2 कर सकते हैं, पॉइंट हटाए तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। तो 2πr और h कितना है, हाइट कितना है, 5, ठीक है। और इसको कितनी बार हमने घुमाया, 50 बार, तो यहाँ लिख देंगे 50। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 220, बट आपको इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर क्यों, हमेशा याद रखना, जो भी आप यहां देख रहे हो, जो भी आंसर होगा वो 11 का गुणनफल होगा। बोलो क्यों, क्योंकि जो 22 जो है ये 11 × 2 लिखते हैं, और नीचे से 11 तो कटने वाला कहीं है नहीं, नीचे कोई जो 11 को ये काट देगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस यही सब चीज तो काम आता है एग्जाम में। 7 है, यहाँ 20 है, तो ऊपर ठीक है, क्या 11 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 11 का गुणनखंड होगा। और 11 का गुणनखंड क्या होता है, आपका ऑड और इवन वाले को क्या करना पड़ता है, ऑड और इवन प्लेस पे जो भी आपके नंबर हैं, ठीक है, उसको अगर आप माइनस करते हो सम करके, तो वो 0 आएगा या 11 आएगा। जैसे कि देखिए, ये देखिए, हम 2 ऑप्शन ले लेते हैं, 280, सब में करके आपको दिखाता हूं। देखो जैसे कि ये क्या है, ये 2 + 0 कितना होता है, 2 - 1, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ये क्या है, ये देखो, ये है आपका 2 2 0, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया, -2 करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो आइदर 0 आए या 11 आए, तो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लो 240 हम लोग लेते हैं, तो 240, ठीक है, ये क्या ऑड प्लेस पे ये है, ये और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल आपको बस पता करना होता है। मैं मान के चल रहा हूं 11 का मल्टीपल आपको आता है कि 11 का किसी भी नंबर को चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बस एक चीज चेक करना, उसका ऑड और इवन प्लेस पे जितने भी नंबर है ऑड पे उसको सबको ऐड कर लो, जितने भी नंबर है उसके इवन पे उसको सबको ऐड कर लो, और दोनों को माइनस करो। अगर 11 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो 11 का मल्टीपल होगा। तो डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व जब आपके लिए किया था तो डायरेक्टली बी पे मेरा नजर पड़ गया, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्वर्टर पे चल रहा है, तो इतना जब मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन टाइप करना, बस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो ना करो, बट वीडियो सब जरूर आप देख के जाना, ठीक है, हंसते हुए निकलोगे एग्जाम से। अब देखो ये सिंपल है, देखो जब एक पासा मतलब एक सिंगल पासा भी फेंका जा रहा है, जब एक पासा एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी। देखो एक है तो सिंपल है, ठीक है, तो एक उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आपने ऊपर फेंका, आप सिंपल देख रहे हो कि इसमें 1 क्या है, ये आपका ऑड है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है, मतलब ये विषम संख्या है। तो हमेशा याद रखना, जो आपका डाइस होता है उसमें 3 नंबर सम संख्या होते हैं और 3 नंबर विषम संख्या होते हैं, मतलब 3 ऑड होता है, 3 इवन होता है। यहां पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, तो इवन नंबर सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हो जाएगा आपका टोटल कितना है
6 है, जिसमें कि आपका सम संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, आंसर हो जाएगा 1/2। एक चीज आप हमेशा याद रखें, किसी भी चीज का होने का संभावना और किसी भी चीज का नहीं होने का संभावना, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा 1 होगा। तो मान लीजिए कि अगर इवन होने का संभावना 1/2 है तो नहीं होने का संभावना क्या होगा, वो भी 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि होने का संभावना प्लस नहीं होने का संभावना इक्वल टू 1 होता है। तो होने का संभावना अगर आपका 1/2 हमने निकाल लिया तो नहीं होने का संभावना नहीं लिखेंगे, यहां 1 लिखते हैं, तो नहीं होने का क्या हो जाएगा 1 - 1/2 होगा। डेट मीन्स ये भी 1/2 होगा। मतलब तो सम का पूछे चाहे विषम का पूछे, दोनों का आंसर, क्योंकि 3 इसमें सम संख्या है 3 इसमें विषम संख्या है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/2 ही होगा, चाहे सम संख्या का बोले चाहे विषम संख्या। अब थोड़ा दिमाग यहाँ ये भी लगाना, कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब एक डाइस हम लोग ने फेंका है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो नंबर उस पर आ रहा है, ठीक है, वो 2 का मल्टीपल होगा। तो इसमें भी वही होगा, 2 का मल्टीपल 2 खुद होगा, ये 4 खुद होगा, ये 6 खुद होगा। तो क्या होगा, मतलब एक पासा अगर फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उस पे आ रहा है वो 2 का गुणनखंड होगा, तो तभी भी यही होगा, 2 खुद होगा, 4 होगा और 6 होगा, सेम आंसर होगा। तो क्वेश्चन घुमाएं तो घूम मत जाना, ठीक है। उसके बाद है, अब ये बेसिक क्वेश्चन था, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया क्वेश्चन। देखिए एक वस्तु को 98 में बेचने पर 86, देखिए क्या बोला है, एक वस्तु को 98 रुपीज पे जब बेचता है, ठीक है, तो 86 रुपीज पे बेचने से होने वाले लाभ का दुगना है। मान लीजिए किसी सामान को आप पहले 86 रुपीज में बेचते थे और अब जब आप उसे बेचे हो 98 रुपीज में, ठीक है, तो जो अब जो लाभ हुआ है वो पहले जो लाभ हुआ था उसका 2 गुना है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा है, लागत मूल्य क्रय मूल्य सेम ही होता है कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज ध्यान देना, हमेशा जब कुछ दिमाग में ना आए तो वहां बैठ के बेसिक याद करना कि बेसिक मुझे हमने क्या पढ़ा था। बेसिक हमने ये पढ़ा है कि प्रॉफिट अगर आपका होता है, क्या मैंने बोला, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जब भी होगा आपका एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, मतलब विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य, तभी तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। जब हम लोग ज्यादा में बेचेंगे और खरीदे थे कम में तो ये प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, लॉस मतलब क्या हो गया, मतलब हमने ज्यादा में खरीदा, ठीक है, और बेचा कम में, तो लॉस जब भी होता है हम लोग क्रय मूल्य माइनस क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है, यही ना चीज होगा। जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य कम हो जाए तो लॉस है, और आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए क्रय मूल्य कम हो जाए तो वो आपका गेन है। मतलब सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस अगर आपका कम है तो प्रॉफिट है। सेम कंसेप्ट हमको बस यहाँ आपको यूज करना है। अब देखो कैसे पहला कंडीशन देखो, हम सीपी को सीपी लेके मान लें, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य। पहला बोला है, ठीक है, 98, दोनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 98 माइनस सीपी इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस यहाँ 2 मैंने क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं आपका। फिर से क्या है 86 माइनस सीपी, क्या हम ये लिख सकते हैं, बोला है कि 86 पे बेचने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसका दुगना प्रॉफिट होगा जब हम लोग इतना पे बेचेंगे, ठीक है, समझ में आया। बस यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। अब देखो इसको आप ये करोगे तो ये आपका 8 का 8 का 16 6 का 12 86 ही है ना यहाँ, हाँ 86 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 8 का 16 172 हो जाएगा, ठीक है, 172 हो जाएगा, 8 का 16 6 का 12, ठीक है, तो 172 हो जाएगा और ये माइनस 2 CP आ जाएगा, ठीक है। और यहां अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 98 माइनस सीपी आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। आप अगर इस सीपी को, ठीक है, ये वाला सीपी माइनस में तो इधर लेके आओगे तो एक सीपी 2 सीपी से एक सीपी चला जाएगा तो सीपी बचेगा। और देखो ये 172 प्लस में है, ये 98 प्लस में है, ये 98 उधर जाएगा तो 172 में से क्या हो जाएगा आपका 98 माइनस हो जाएगा। डायरेक्टली 100 माइनस करो पहले 172 में तो 72 बचेगा, पर 2 और हमने ज्यादा माइनस कर दिया तो 2 इसमें ऐड कर दो तो सीपी इक्वल टू आपका आ जाएगा 74। तो सीपी इक्वल टू आ गया आपका 74। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 74। बस इतना ही आराम था, आप इसे इजी से कर सकते थे, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आप थोड़ा देखो, ये फिर से आपका वो वाला क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला।
देखो आप इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहां क्या है कि समीकरण मुझे दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ था, रूट्स हमें दिया हुआ था। यहां क्या हमें दिया हुआ है, समीकरण हमें दिया हुआ है। तो बोला व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका रूट्स क्या होगा। इसको देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आप दो तरीका बहुत है। रूट्स का जब भी आए, मूल का जब भी बात आए, एक तो आप इसको कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस आपका 9x हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ 18 हो गया और इक्वल टू आपका यहाँ 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। एक तो तरीका है कि आप इसमें ना डायरेक्टली 2 रख के देख लो, 9 रख के देख लो, अगर 0 आ जाता है तो वो उसका रूट्स है, ठीक है। बट ऐसा क्या होगा, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि हमने एक तरीका पढ़ा था कि जब भी इस तरीके से दिया हो, हम इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो दिया हुआ है 2 9, ये क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो मैं मान के चलता हूँ अल्फा प्लस अगर मैं बीटा यहाँ से निकालता हूँ, मैंने क्या बोला था, माइनस बी बाई ए। बी कितना है यहाँ, -9 है, तो -9 यहाँ -9 और डिवाइडेड बाय ए क्या है, यहाँ ए था, ठीक है, तो यहाँ 1 हमने रख दिया। तो ये समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग करेंगे तो हमें 9 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, 9 चाहिए। ये दूसरा कंडीशन हमने आपको पढ़ा कि अल्फा इंटू जो बीटा होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका c बाई ए होगा। क्या होगा आपका c बाई ए होगा। तो c क्या था, अभी मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ax स्क्वायर, ठीक है, bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये हो गया आपका c बाई ए, क्या हो गया आपका, यहाँ c बाई ए हो गया। अब c क्या है, यहाँ c देखो, c है आपका यहाँ 18, ठीक है, और ये है आपका 1, ठीक है, तो यहाँ हो गया 18। मतलब ये समझ में आया कि जो मेरा सम ऑफ द रूट्स होगा वो 9 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा वो 18 होगा। ये मैं बस समझाने के लिए इतना स्लो किया। अब देखो डायरेक्टली देखो, मुझे ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो इसको अगर ऐड करते हो तो 9 है, 3 और 6 कितना आ रहा है, 3 और 6 कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है। 3 और 6 कितना आ रहा है आपका, 3 और 6 कितना आ रहा है आपका, ये 9 आ रहा है, ठीक है। ये एक 9 हो सकता है, ये भी 9 हो रहा है, 5 4 9, और ये भी 9 हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, ये नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आएगा, नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। बस ये इक्वेशन आपको जो मैंने समझाया, इसको बस याद रखना, किसी भी तरीके का पूछेगा बना क्या होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब अगला आइए, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 11 समीकरण x स्क्वायर 9x, चलो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला आइए, अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये बस इसलिए मैंने लिया है ताकि आप ये समझ पाओ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन साहब कैसे करोगे। देखो 20 वर्कर कैन पेंट ए वॉल, मतलब 20 श्रमिक जो है 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे। सब क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर उठाओगे, आप उठाए नहीं होगे, बट आपके लिए इतना मेहनत किया गया कि सब मैथ्स के क्वेश्चंस अलग निकालेंगे। आप ये सोच के देखो कि कितना मेहनत लगा होगा, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे। देखो जब भी इस टाइप का बात आए कि इतना आदमी दिया हो, इतना समय दिया हो, इतना काम करना है, तो इसको हमेशा कैसे करते हैं, MDH वाला फॉर्मूला, MDH, और यहाँ लिखते हैं W, यहाँ क्या लिखते हैं MDH, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं W। अगर ये पहला वाला साइड हो तो यहाँ 1 1 हम लोग लगा देते हैं, यहाँ दूसरा वाला है तो दूसरा 2 2 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ 2 लगा। अब बहुत ही ईजी है, देखो क्या बोला है, 20 श्रमिक है पहला में, तो 20 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कितना समय ले रहा है, काम कितना करना है, तो 24 दीवार को रखना है। तो काम कितना है, तो ये वर्क कितना है 24, तो ये में 24 नीचे आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि 36 दिन लगता है, तो 36 लिख देते हैं। जितना दिया हो बस, ये जरूरी नहीं है कि आवर भी दिया ही होगा। ये होता है मैन, मतलब कितना आदमी है, ये है डेज, मतलब कितना दिन वो काम करेगा, और यह आवर, कितना दिन में भी कितना आवर काम करता है। तो अगर आवर नहीं दिया है तो छोड़ देना है। तो 20 36 24, और यहाँ है आपका दूसरा में देखिए 30 है श्रमिक, तो 30, ठीक है, और कितना करना है, 20 दीवार को करना है, तो 20 में यहाँ लिख देता हूँ। और कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ, मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब कुछ नहीं है, बस आपको इसको क्या करना है, आपको इसको निकालना है। अब कैसे निकालते हो ये आपके ऊपर है। देखिए अब कैसे सॉल्व करोगे, 6 से करोगे तो ये 4 से जाएगा, छक्का तुम्हारे 24, ठीक है, और 6 से करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है।
फिर से यहाँ से करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, और फिर से करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, और x का वैल्यू बचेगा आपका 20। तो कैलकुलेशन आपको खुद करना है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो, इसका आंसर आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, याद यहाँ से ये वाला सिस्टम याद रखना है कि MDHW, ठीक है। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये देखिए, अब ये काट दिस सरफेस, हाँ अब देखो ये क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, घन वाला। अगेन किस पे है, फॉर्मूला पे। बहुत ही डीप एनालिसिस किया गया, उसके बाद आपके सामने हम यहाँ आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पहले भी लाया जा सकता था। हमने हमेशा बोला है कि जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके ज्योमेट्री को, चाहे मेंसुरेशन को, फॉर्मूला बस आपको पता होना। देखो अब क्या पूछा है कि एक घन, घन मतलब क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका मतलब आपका सरफेस एरिया, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कट सरफेस एरिया, ठीक है। तो यह आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया होगा 726 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। देखो क्यूब का यहाँ बात किया जा रहा है, तो क्यूब हम लोग कैसे करते हैं, ये अगर मैं क्यूब यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये क्या है क्यूब, क्यूब। तो क्यूब बेसिकली जो बना होता है ना वो स्क्वायर से बना होता है, ठीक है, स्क्वायर से बना है। एक साइड अगर लेगो, ठीक है, तो क्या है इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर जो होता है आपका स्क्वायर, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर होता है। मतलब अगर मैं ए स्क्वायर लेता हूँ, इसका हर एक साइड इक्वली होता है, तो क्या होता है हम लोग ए लेते हैं, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। बट अगर इसमें देखोगे तो टोटल कितना सारा स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा टोटल इसका जो आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका घनाभ का या क्यूब का जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। इस 6a स्क्वायर का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 726, और यहाँ मुझे दिया है 6a स्क्वायर। अगर आप इसको काटते हो, ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो अगर आप देखोगे तो 6 1 6 आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 12, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 726 है ना, तो 7 1 7, यहाँ 12 तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 121 आ गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर आ गया। अब a का वैल्यू आपको निकालना है, a का वैल्यू कितना होगा, तो आपको रूट पता होना चाहिए। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, 13 का कितना होता है 169, 14 का 196, आपका इसी तरीके से सबको आपको याद होना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है कि किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो अगर इस पर मैं रूट देता हूँ, इधर से ये a हटाता, मतलब स्क्वायर हटाता हूँ, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। अब मुझे पूछा क्या है, क्यूब पूछा, आयतन पूछा है। तो आपका जो आपका घन होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है, a क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होगा 1331। मैंने एक चीज आपको बताया था कि स्क्वायर 30 तक याद रखना और क्यूब कम से कम 15 तक याद रखना, बाकी आपके पास बहुत समय रहेगा, आप मल्टीप्लाई कर करके भी निकाल लोगे 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, घन है, घनाभ का सब चीज फिर से याद रखना है। उसके बाद है आपका, अब ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है, क्या है आपका एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, सब बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन भी आपको इतने लेवल तक कराया गया कि आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर एक 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नए औसत का मान क्या हो। एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई औसत का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई भी एक औसत का अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी नंबर हैं उसका कुछ मान लीजिए कुछ औसत है, उस जितने भी नंबर है अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नया औसत होगा उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी नंबर है अगर उसमें +1 कर दिया जाए तो जो पहले वाला औसत था उसमें भी +1 हो जाएगा। बस वही सिस्टम है, जो आप नंबर के साथ करोगे वही आपका चेंज दिखेगा एवरेज में। तो यहां बोला कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27, 8 नंबर का एवरेज 27 है। हर एक नंबर में अगर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एवरेज पे क्या असर पड़ेगा, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये होगा 8 7 56, 56 का 5, 8 16, 16 और 5 21, 216 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बस याद रखिएगा। अब ये जो मैं बताऊं यहाँ आप यूज करने बस आपको आना चाहिए, ठीक है, जो मैं बताऊं देखो
एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर में क्या होगी। अब हमेशा याद रखना जो मैं आपको कंसेप्ट यहाँ सिखा रहा हूँ, एक चीज देखो यहाँ करते हैं। देखो जब भी आपको, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, ध्यान से याद रखना, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ जो भी नंबर होगा, मान लीजिए x है, x मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मुझे क्या करना है, x मीटर पर सेकेंड है, इसको मुझे x किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी को अगर किलोमीटर पर आवर में अगर मुझे दिया हुआ है और अगर उसे मीटर पर सेकेंड में मुझे लेके जाना है, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकेंड में लेके जाना, मतलब छोटा में ले जा रहा है, तो फिर से इसे 5/18 से मल्टीप्लाई। तो याद रखना मीटर पर सेकेंड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में ले जाएंगे तो उस चीज को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मीटर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर मीटर पर सेकेंड में हमें अगर इसे लेके जाना है तो 5/18। याद कैसे रखोगे, जब बड़ा में ले जाएंगे तो यहाँ ऊपर 18 आ जाएगा, जब छोटा में ले जाओगे तो ऊपर छोटा आ जाएगा, यहाँ 18/5, यहाँ 5/18। अब सेम कंसेप्ट देखो, एक एथलीट 3600 मीटर 12 मिनट में, ठीक है, दौड़ता है, तो व्हाट इज द हिज स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस कितना है इसका, 3600 हो गया, ठीक है, और मिनट कितना है आपका 12। तो ऊपर तो ठीक है, ये क्या है, मीटर में है, बट नीचे क्या है आपका, ये आपका क्या है, मिनट में है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो ऊपर तो मीटर है पर नीचे क्या है, मिनट में है, तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर देंगे, सेकेंड में मतलब 60 में चेंज कर देंगे। तो ये जो आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 3612 × 60, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, हमें लेके किस में जाना है, आपका किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ मैं 18/5 कर दूंगा डायरेक्टली, मुझे इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं, मुझे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ये 0 से 0 काट दूंगा और 6 से 6 × 36, यहाँ आपका 60 आ जाएगा, और ये 12 पंचे यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या, 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा। इसका जो आंसर आपका आएगा 18 किलो, हाँ 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 कट गया, तो बचेगा क्या आपका 18 बच जाएगा, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बस कंसेप्ट याद रखना जो मैंने यहाँ आपको बताया। उसके बाद आता है, आप ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली कर पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये आप देखोगे तो आप अलजेब्रा में पढ़ते होगे, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ते होगे कि जब 2D फिगर दिया रहता है तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने बोलता है, ठीक है। मान लो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये क्या है आपका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं x1 y1 और इसको लिखते हैं x2 y2। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, तो कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ x1 y1, इसको मैं लिखता हूँ x2 y2, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या बोला है, बिंदु 5 5 2 2 के बीच। आपको तभी ये समझ में आएगा कि आपने कभी क्लास 10 में ये चीज़ नहीं भी किया है, तो बस इतना याद रखना, इस टाइप का जो 5 5 दिखा रहा है, ये पॉइंट 1 का ये दिखा रहा है कि यहाँ से कितना दूर है और ये यहाँ से कितना दूर है। फिर से पॉइंट 2 का ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, तभी वहाँ निकलता है x1 y1 x2 y2। तो ये जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसका जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट में ही रहता है पूरा, ठीक है, प्लस आपका y2 माइनस y1। आप बस वैल्यू डालो इसको, देखो तो कैसे होगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है आपका, ये 2 है, माइनस ये क्या है x1 है, तो 2 माइनस 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। बट ये -3 आएगा, बट पावर क्या है, स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, तो 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर 9। सेकेंड में भी क्या होगा, 2 5 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 9,
टोटल कितना हो गया, रूट के अंदर आपका 18 आ गया, ठीक है। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और रूट आपका अंदर में बचेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। समझना क्या है, ये वाला चीज जो मैंने समझाया और ये मैंने समझाया कि दो पॉइंट के बीच में अगर 2D में अगर दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद इस पे आइए, चलो सब लोग एक बार लाइक कर दो, ठीक है। और कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट करो। सब क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जो भी कंसेप्ट वाले हैं उसको मैं अलग से भी, और जो फॉर्मूला वाला उसका सीट भी मैं दे दूंगा, ठीक है। घबराना नहीं, जैसे मैंने जीएस का करवाया वैसे मैथ्स भी खत्म। बस एक चीज़ मैंने आप पे छोड़ा था, हिंदी, ठीक है। आशा करता हूँ हिंदी आप लोग कर रहे हो। हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे, मान लो 18 से 20 को, ऐसा नहीं कि आप सब गलत करके आओगे, ठीक है। उसमें भी कम से कम 7 से 8 सब लोग लेके आएंगे जिसको जीरो नॉलेज है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो रोम्बस जो है, ठीक है, समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज ये बिहार पुलिस का फेवरेट है, समझो यहां से क्वेश्चन रहता ही है। समचतुर्भुज के बारे में कुछ चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद इस पे हम लोग जंप करेंगे। इसका मैं एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा जो पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था। यहां पूछा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों मतलब होता है डायगोनल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यहां पूछा गया है, ठीक है। अब देखो जब भी हम लोग समचतुर्भुज का बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमेशा याद रखना इसका सबका साइड इक्वल रहता है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना, जो ये डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, ये हमेशा बाइसेक्ट करता है इच अदर। बाइसेक्ट मतलब देखो ये नहीं कि इक्वल में बोल रहा हूं, बाइसेक्ट मतलब होता है कि जब ये यहां से यहां ड्रॉ हुआ है तो ये आधा इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां ये इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये रहा बीच का पॉइंट। और हमेशा याद रखना यहां जो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, चारों साइड इक्वल होगा, डायगोनल क्या हो जाता है, आधा आधा में टूट जाता है, ठीक है, और चारों साइड क्या होता है, इसका इक्वल होता है। अब पूछा क्या है, देखो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं ये पूरा जो था ये 8 सेंटीमीटर था, तो यहां तो आपका यहां से लेके यहां तक कितना होगा, टोटल अगर 8 था, ठीक है, टोटल 8 था तो ये हो गया आपका 4 हो गया। और फिर से ये टोटल कितना है, ये यहां से यहां तक ये 6 है। तो अगर ये 6 था तो मैं यहां मान लेता हूं कि यहां से यहां तक ये 6 है, तो ये 4 है, ये 6, ये 3 है, ठीक है, 3 होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा क्या है आपका 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो और ये 90 डिग्री। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते ये कितना होगा, अरे पाइथागोरस थ्योरम, 3 4 5, तो ये आपका आ जाएगा 5। अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि 4 स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं a मान के चल रहा हूं, तो a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो 4 का आप लिखोगे यहाँ 16, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखोगे आपका 9 और यहाँ लिखोगे a और इसको लिख देखो रूट, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 5, ठीक है। बट डायरेक्टली हम लोग याद रखते हैं ट्रिपलेट, कुछ आपको याद रखना है, जैसे 3 4 5, तो ये क्या होता है आपका एक ट्रिपलेट होता है। तो डायरेक्टली मैंने याद रखा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये क्या होगा, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा, वो 5 होगा। हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर एक साइड का लेंथ कितना है, तो ये 5 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पूछ सकता है, सेम कंडीशन दिया होगा और सेम कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एरिया क्या होगा। तो हमेशा याद रखना समचतुर्भुज का जो पहला सबसे बेसिक वाला आपको हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये क्या होता है, इसका एरिया भी होता है, क्या होता है आपका एरिया भी होता है। तो एरिया अगर इसे हमें निकालना है तो इसमें हाफ डायगोनल दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है आपका डायगोनल दोनों का दिया, आपको उल्टा भी दिया रह सकता है, ठीक है, साइड से आपका दे दे या कुछ आपको इस तरीके से दे दे और आपको एरिया पूछ ले, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो 8 इंटू 6 आप कर लोगे
तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ काट देता हूँ तो 4 आ जाएगा, तो छक्का 6 12 24, तो 24 इसका आपका एरिया आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला यही है कि एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो डायगोनल आपको निकाल लेना है, डायगोनल यहाँ दिया हुआ था, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। कंडीशन जो मैंने समझाया समझ में आया? चलिए अब ये देखिए, ये जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, आपको दरोगा वाले, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपने बिहार पुलिस का जितने क्वेश्चंस आए सब अगर आपने लगा लिया, आपका बेहतरीन बोलते हैं ना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखो ये सब क्वेश्चन देखो, दरोगा का मेंस में भी पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चंस। आपका ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखो क्या पूछा, इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉइंग ए ब्लैक किंग फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 पत्तियों की एक ताश की गड्डी में काला बादशाह आने की प्रयुक्ता क्या होगी। सबसे पहले आपको कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर रहना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें? आपको कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप इजीली कर लोगे, अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग जब भी बात करते हैं, जब भी हम लोग कार्ड का बात करते हैं, इसमें देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जब भी हम लोग कार्ड का बात करते हैं तो टोटल जो कार्ड होता है 52 होता है। क्या होता है? 52। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि 26 जो होगा आपका क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, और 26 जो होगा बाकी, और 26 जो बाकी होगा वो आपका काला होगा। और इस जो लाल, अब इसमें देखो ध्यान से देखो, तो ये जो 26 है फिर 2 भागों में टूटेगा, ध्यान से एकदम समझना। ठीक है, एक होता है आपका लाल पान और एक होता है आपका ईटा। मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। और ये भी फिर 2 भागों में टूटता है, एक होता है आपका काला पान और एक होता है आपका चेरी। अब बाकी आप जो जैसे करते हो आपको पता होगा। अब हमेशा याद रखना कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड मतलब कितने ऐसे कार्ड होते हैं जिसपे फेस बना होता है। तो 3 ऐसे कार्ड होते हैं जिसपे फेस बना होता है, राजा, रानी और आपका क्वीन। जोकर वाला ये सब नहीं रखना है दिमाग में। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिसपे फेस बना होता है। क्या होता है? फेस बना होता है। किंग, क्वीन और जैक, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, क्या होता है? फेस बना होता है। टोटल फेस कार्ड कितना होगा? तो 12 होगा। अगर मैं पूछूं कि पूरा 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, उसमें कितने ऐसे कार्ड है जिसपे फेस बना होगा, तो आप बोलोगे 12 होगा। कितना? 12। अब वो कैसे? देखो, जो क्वीन है, मैंने क्या बोला? फेस किस पे होगा? किंग पे होगा, क्वीन पे होगा और जैक पे होगा। अब देखो, जो मैं अगर बात करता हूं किंग का, तो किंग एक इसमें भी होगा, किंग एक इसमें भी होगा, किंग एक इसमें भी होगा और किंग एक इसमें भी होगा। उसी तरीके से क्वीन एक इसमें भी होगा, क्वीन एक इसमें भी होगा, क्वीन एक इसमें भी होगा, क्वीन एक इसमें भी होगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गया। अब लास्ट एक जैक एक इसमें भी होगा, जैक एक इसमें भी होगा और जैक एक इसमें भी होगा और जैक एक इसमें भी होगा। तो टोटल जो फेस कार्ड है, ठीक है, वो 12 है, जिसमें कि 6 जो है आपका लाल में है, 6 जो है आपका काला में है। और यही चीज अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये देखिए, ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड होते हैं। देखिए, अगर जैक का बात करूं तो एक जैक ये चेरी में होगा, एक जैक ये काला पान में होगा, एक जैक ये ईटा में होगा और एक जैक क्या होगा? ये आपका लाल पान में होगा। उसी प्रकार से एक रानी आपका चेरी में होगा, एक रानी आपका काला पान में होगा, एक रानी आपका ईटा में होगा और एक रानी आपका लाल पान में होगा। एक किंग राजा लाल पान में होगा, एक आपका ईटा में होगा, एक आपका चेरी में होगा और एक आपका काला पान और चेरी में होगा। समझ में आया? अब क्वेश्चंस पे आओ, इसको फिर से देखना जो मैंने अभी आपको समझाया है। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में काला बादशाह, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक किंग। किंग का बात कर रहे हैं, किंग। टोटल किंग कितना होता है? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा टोटल किंग। ठीक है, 4 होगा। चेरी में, अरे लाल पान, काला पान, चेरी, ईटा, 4 होगा ना, चारों में एक एक होगा। बट उसमें से जो 4 में
दो तो क्या होगा, लाल साइड होगा, और दो क्या होगा, आपका काला साइड होगा। तो यहां पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। किंग है, सिर्फ अगर किंग रहता तो हम लोग लिखते हैं 4/52 इसका आंसर होता, ठीक है। बट देखो यहां पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक। ब्लैक होगा तो ब्लैक अगर होगा तो सिर्फ 2/52 होगा। तो अगर बोलता कि 4, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, मतलब 52 पत्तों के ताश में गड्डी में से काला हटा देता, बादशाह आने की प्रयोजकता क्या है, तो हम लोग लिखते 4/52, ठीक है। यहां हम लोग 2 लिखते, फिर से यहां से हम लोग आपका 26 लिखते, तो ये 1/13 आता, ठीक है, 1/13 आता, 13 52। ये अगर सिर्फ लिखा होता बादशाह, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, काला बादशाह, तो 2 होगा, तो इसको 2 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/26। बेहतरीन क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें हजारों क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। बस जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि टोटल जो होता है 52 कार्ड्स होगा, मेरे साथ टोटल जो होगा 52 कार्ड्स होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 52 कार्ड में जो आपका 26 जो होगा लाल होगा, 26 क्या होगा आपका काला होगा। अब इस 26 में भी, ठीक है, टोटल जो फेस कार्ड होता है वो 12 होता है, ठीक है, 12 फेस कार्ड होता है। 4 आपका क्या होगा, 4 आपका जैक होगा, 4 आपका किंग होगा, और 4 आपका क्वीन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 8 12, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं मेनली, और जो कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए थोड़ा यूनिक, आपका कैसा इस पे रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 10 में से 10 आप इजीली लेके आओगे, क्योंकि जहां भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे मैं उसको समझा दूंगा। बाकी बेसिक तो आपने बहुत अच्छे से कर ही रखा है मेरे साथ, अगर आपने किया है। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरीके का वीडियो जारी रहे। जय हिंद।